हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाज क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1, ठीक है, 2017 के पॉलिटी सेक्शन को डिस्कशन किया था। आज हम उसी जगह पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 2016 के पॉलिटी सेक्शन को डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। ईयर दे रहे हैं 2010 ईस्वी, बी 2011, सी 2012, डी 2014, ठीक है। किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। मेन मोटिव यह है कि इस तरीके की योजना ही आप पढ़िएगा। कौन सी योजना कब लाई गई, जो भी महत्वपूर्ण हो, जो अक्सर चर्चा में बनी रहती हो, वो योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 2005-6 में प्रारंभ की गई। कभी कभी आपसे प्रश्न उल्टा पूछ लेगा। ये पूछ रहा है कब आई, और अब यहां पूछ रहा है कि 2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्न में से कौन नहीं है, ठीक है। भारत निर्माण योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है, ठीक है। ए ग्रामीण आवास, बी ग्रामीण स्वच्छता, सी पेयजल, और डी ग्रामीण सड़क। तो मेन मोटिव यह है कि किस तरीके से विकास कार्यों से संबंधित या किसी संशोधन से संबंधित किसी भी चीज को लेकर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, योजनाएं लाई जाती हैं, तो उनपे आपको पैनी नजर रखनी है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। कल भी हमने ये डिस्कस किया था, धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो बेटा क्वेश्चन आप लोगों को रटने तो है नहीं, जो कि रिपीट होने हैं तो आप रट लीजिए। मेन मोटिव क्या है? टॉपिक समझिए। जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। टॉपिक्स कवर करेंगे, कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। केवल क्वेश्चन कवर करेंगे तो पता नहीं कोई सॉल्व होगा क्वेश्चन की नहीं, क्योंकि हर बार नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिरा के। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है, ध्यान सुनिएगा। राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कब तक? कितने दिनों तक? ए 10 दिनों तक, बी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, और डी 16 दिनों तक, ठीक है। राज्यसभा से पारित मान लिया जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा भी ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट, किसी जाति या तथा जनजाति को, क्वेश्चन नंबर 122, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी vested with the power of declaring caste and tribes as a scheduled caste or a scheduled tribes
इज द भारत का राष्ट्रपति। ए कौन घोषित करता है? बी भारत का प्रधानमंत्री, सी समाज कल्याण मंत्री, या डी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। कौन? तो आपको राष्ट्रपति भी पढ़ना है, आपको प्रधानमंत्री पढ़ना है, आपको समाज कल्याण मंत्री भी पढ़ना है और अनुसूचित जनजाति या जाति आयोग भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सूचियां दी गई हैं 125। सूची ए और सूची 2 क्या कह रहे हैं? संवैधानिक संशोधन ए किस आर्टिकल से आया? आर्टिकल 360 से। ठीक है, वित्त आयोग किस आर्टिकल से? आर्टिकल 312 से। सी वित्तीय आपात किस आर्टिकल से? आर्टिकल 280। और डी अखिल भारतीय सेवाएं, जिनको आज आप सिविल सर्विसेज कहते हैं, आर्टिकल 368 से। क्रॉस मैच भी करेंगे, सीधे सीधे मैच कर सकते हैं। मेन मोटिव क्या है? आपको संवैधानिक संशोधन पढ़ने हैं, वित्त आयोग पढ़ना है, वित्तीय आपात पढ़ना है, अखिल भारतीय सेवाएं पढ़नी है, और ये आर्टिकल सब इंपॉर्टेंट है। 360, 312, 280, 368। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, सरकारी आयोग से पूछ लिएगा। सरकारी आयोग, अब अगर आपने ये पढ़ रखा है तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपको पता होगा। ठीक है, सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारी आयोग क्यों स्टैब्लिश किया गया था? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य ए, ठीक है, संबंधों में से किसकी समीक्षा? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, बी विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, सी केंद्र तथा राज्यों के मध्य, डी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य। किसके मध्य? सरकारी आयोग पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? राज्य वित्त आयोग एक विधिक संस्था है, ए, बी असंवैधिक संस्था है, सी संवैधानिक संस्था है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राज्य वित्त आयोग भी पढ़ना है। विधिक संस्थाएं किनको बोलते हैं, असंवैधिक संस्थाएं किसको बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाएं किनको बोलते हैं, ये भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल की घटना को देखते हुए, जो कि भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। ठीक है, ए आर्टिकल 249, बी आर्टिकल 250, सी आर्टिकल 252, या डी आर्टिकल 253। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रभावी हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे आर्टिकल पढ़नी है आपको।
49 टू 50 टू 52 टू 53। सबसे इजी है। वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग बांट दिए गए हैं, तो पहले तो आप भाग याद रखिए कि किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं और वो भाग किस एक सिंगल टॉपिक से रिलेट करता है। इजी हो जाएगा आपको सारी चीजें पता करना। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन? इसको आप ईसी बोलते हैं। आर्टिकल ए 320, बी अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326 किसके तहत? ठीक है, ये पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 131, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया। ठीक है, किस केस में? ए गोलकनाथ वाद में 1967, बी सज्जन सिंह वाद में 1965, सी शंकरी प्रसाद वाद में 1951, डी केशवानंद भारती वाद 1973। ये सारे केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है संविधान का आधारभूत ढांचा समझना। ठीक है, तो गोलकनाथ केस भी पढ़ना है, सज्जन सिंह केस पढ़ना है, शंकरी प्रसाद केस पढ़ना और केशवानंद भारती केस पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, अनुच्छेद 249 की खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ठीक है, मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूं। A resolution passed under clause 1 of article 249 shall remain in force for a period not exceeding 1 महीने से ज्यादा, बी 3 महीने से ज्यादा, सी 6 महीने से ज्यादा और डी 1 साल से ज्यादा। अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाता है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 249 तो वो कब तक रहेगा? ठीक है, पारित प्रस्ताव निम्नलिखित किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो पहले तो मालूम होना चाहिए कितने समय तक रहेगा, तो अपने आप पता चल जाएगा कितने समय तक नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर पढ़िए, पंचायती राज व्यवस्था 133 क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? अभी मैं भाग की ही बात कर रहा था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ए 9वें भाग में, बी 6ठे भाग में, सी 3रे भाग में और डी 4थे के ए में। किसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? यह संबंधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, पंचायती राज पे आ गया, उसी पेपर में आ गया रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था। कुछ भी हो सब पढ़िए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। 134, और एक चीज आपने गौर करी, 2017 तक या 2017 से जो एग्जाम का पैटर्न है, लेवल है या स्टैंडर्ड है, बदल गया और 2016 तक ज्यादातर वो आपसे की फैक्ट पूछ रहा है आंसर्स में, और वहीं 2017 में एनालिसिस करवा रहा है आपसे क्वेश्चन से आंसर की। बहुत गौर करने वाली बात है। अब इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट आंसर है, एनालिसिस आपसे ज्यादा पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी
लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु। बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। सी, कृषकों को शिक्षित करने के लिए। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पढ़िए पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ए, आचार्य नरेंद्र देव को। बी, जीवीके राव को। सी, बी.आर. मेहता को। डी, एल.एन. सिंघवी को। किसको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 136, संविधान के अनुच्छेद 32 कथन दिया है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। इसकी संविधान की आत्मा। कारण, आर, रीजन। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अब आपको बताना है कि कारण सही है कि नहीं सही है, या कथन सही है या नहीं सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 32 को है क्या 32 में, बहुत ही ढंग से पढ़िए। को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा, क्योंकि ये आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत ये आपको बताना है। नेक्स्ट, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित शब्द फिर से आगे, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? ए, उत्तर प्रदेश में, मतलब कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बी, असम में। सी, अरुणाचल प्रदेश में। डी, हरियाणा में। कहा पंचायत पढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? इंग्लिश में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 138, Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of panchayat? ठीक है, Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of panchayat? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ए, राज्यपाल, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए, ठीक है, अधिकृत है। ए, राज्य का राज्यपाल। बी, राज्य का विधानमंडल। सी, भारत की संसद। और डी, भारत का राष्ट्रपति। कौन? नेक्स्ट, भारत में अगर एक नया राज्य सृजित करें तो विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहां से? क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। नया राज्य कैसे बनेगा? बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। सी, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, संसद 2/3 बहुमत और तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। या डी, उपरोक्त में से कोई। ठीक, तो नया राज्य कैसे सृजित होता है, पूरी प्रोसेस आपको देखनी होगी। नेक्स्ट, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ठीक है, कौन अमेंडमेंट कर सकता है?
In India, who is competent to amend fundamental rights of the citizen? फंडामेंटल राइट कौन संशोधित कर सकता है? ए लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। बी राज्यसभा, सी संसद या डी सर्वोच्च न्यायालय। कौन संशोधन कर सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 141। भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आर्टिकल 380, बी आर्टिकल 312, सी आर्टिकल 60 और डी आर्टिकल 51। हालांकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के क्या आंसर सही है क्या गलत है ये डिस्कस करने नहीं आए, हम लोग तो टॉपिक डिस्कस करने आए, मगर फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा मैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ठीक है, 380 भी नहीं, 312 भी नहीं, 60 भी नहीं, आर्टिकल 51 ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल 51 क्या है जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है, संधि समझौतों का पालन करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ये आर्टिकल 51 है। ठीक है, समझौता का पालन करने से संबंधित है। अभी अगर इंडिया पाकिस्तान से संबंधित विवादों को लेकर आगे विदेश नीति बनाई जाएगी तो इस आर्टिकल का मदद जरूर ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियां दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 142, एक में संस्थान दिए हैं और एक में आर्टिकल्स दिए हैं। कौन सा आर्टिकल किस संस्थान संबंधित है? ए कैग जिसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए। आर्टिकल इसके सामने दिया हुआ है 315। बी वित्त आयोग, ये भी पढ़ना है आपको, इसके सामने आर्टिकल दिया है 280। सी प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, इसके सामने आर्टिकल दिया है 148। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, इसके सामने आर्टिकल दिया है 323A। ठीक है, आपको मैच करना है। मैच करने से पहले ये आपको पढ़ना जरूरी है। कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण जिसको मैं इंग्लिश में बता देता हूं क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये एक तरीके से न्यायिक प्रक्रिया मतलब न्यायिक संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि इनकी डिटेल के बारे में हम लोग जब पॉलिटी में टॉपिक स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो समझेंगे। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकरण पढ़िए, वित्त आयोग पढ़िए, कैग पढ़िए, संघ लोक सेवा आयोग पढ़िए और ये आर्टिकल पढ़िए 315, 280, 148, 323A। ठीक है, केवल सही या गलत नहीं ढूंढना है, ये सारी चीजें संस्थाएं और आर्टिकल सब पढ़ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 143, अनुच्छेद 243ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ठीक है, आर्टिकल 243ZJ of Indian Constitution, the maximum number of directors of cooperative societies may be, कितने हो सकते हैं? ए
21, बी 15, सी 11 और डी 7। कौन कितने हो सकते हैं? ठीक है, सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। Who among the following holds his or her office during pleasure of the president? ठीक है, प्रेसिडेंट की प्लेजर के बाद ही अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखिए आगे फिर से क्या है? पढ़ा होता तो आपको आंसर मालूम होगा। बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का चीफ कह लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिसको बोलते हैं। और सी ऑप्शन क्या है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष सी। और डी भारत का महान न्यायवादी। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।